चलें जी, सो दिस इज द नाइन्थ लेक्चर आई गेस, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने कहा कि हम पोटेंशियल डिवाइडर स्टार्ट कर रहे हैं। हम बिल्कुल आखिरी मरहले मरहले पे हैं अपने टॉपिक के, जहां पर हम अब पोटेंशियल डिवाइडर और उसके बाद फिर पोटेंशियोमीटर पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर एंड पोटेंशियल डिवाइडर आर जस्ट अ कॉन्सेप्चुअल सर्किट्स, अ डिजाइन ऑफ अ सर्किट जो कि एक स्पेसिफिक पर्पस को फुलफिल कर रहा होता है, ठीक है। रूल्स लॉज जितने सारे अभी हमने किरचॉफ रूल्स पढ़े थे वो सारे यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं। जितनी बेसिक्स ओम्स लॉ की हमने पढ़ी थी वो सारी यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं। जो जितनी सारी बातें हमने पढ़ी थी वो यूं समझ लें कि एक एप्लीकेशन सर्किट हम यहाँ पे देख रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर एंड पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जो कि हम प्रोबेबली नेक्स्ट लेक्चर की तरफ देख रहे होंगे, इट्स अ स्पेसिफिक सर्किट। पोटेंशियल डिवाइडर बेसिकली एक सॉल्विंग तरीकेकार हो जाता है हमारे पास, ठीक है ना। तो उसको आज देखेंगे। Potential divider basically है क्या? Potential divider is basically a specific design of a circuit which uses क्या कहते हैं resistors in series in order to divide the potential according to the divide the potential of known values according to the values of the resistor, ठीक है। इसको हम खास तौर पे इस सर्किट में कुछ नया नहीं है, अगर बहुत गौर से देखो तो बेसिकली बस ये एक सीरीज सर्किट है। जिस सीरीज सर्किट को हमने सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल ओरिएंटेशन के अंदर बना लिया। अब तक हम सर्किट्स बनाते थे कुछ इस तरह करके, अगर मैं एक सिंपल सीरीज सर्किट बनाऊं तो वो कुछ इस टाइप का सीरीज सर्किट है। अब इसी सर्किट को अगर मैं पोर्ट्रेट के अंदर लेकर के आ जाऊंगा तो वो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी। और ये सिर्फ एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है आपके पास, तो इट्स नन अदर देन दी सीरीज सर्किट। हमने इसको खास इतना हेडलाइट क्यों मतलब हेडलाइन क्यों दे रखी हुई है इसको, तो वो जरा यहाँ पे देख लेते हैं, उसको लिख लेते हैं पहले जो बात अभी मैंने बताई। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अ पोटेंशियल डिवाइडर, अ पोटेंशियल डिवाइडर is a design of a circuit, a design of a circuit that uses resistors in series to divide the potential, जो नाम से जाहिर है, to divide voltages according to the value of resistor। वैल्यू ऑफ रेजिस्टर्स के हिसाब से जो है वो वोल्टेज की वैल्यू डिवाइड होगी, ठीक है। अब इसको इतना खास, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये तो हमें भी पता था। इसको इतना खास जो है वो क्यों दिया जा रहा है रिद्धिमा, तो जरा इस बात को समझिएगा। देखिए बात ये है कि ये एक आपके पास प्रोसेसिंग सर्किट होता है, ठीक है ना। इसको प्रोसेसिंग सर्किट मैंने क्यों कहा, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आपके पास, पहले सर्किट को समझे कि सर्किट में आपके पास एक सेल लगा हुआ है, एक बैटरी लगी हुई होगी विद अ ग्रेटर पोटेंशियल। उसके बाद इसके अंदर सीरीज में दो रेजिस्टर्स लगे होंगे, R1 एंड R2। R1 एंड R2 के ऊपर रिस्पेक्टिव पोटेंशियल ड्रॉप्स आ रहे होंगे, जिसको मैं कह सकता हूं V1 एंड V2। नाउ V1 एंड V2 का जो ड्रॉप है वो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आएगा। अब यहां पर आती है कहानी। कहानी क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू हम इस हिसाब से रखेंगे कि हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहां मिले एंड स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज यहां मिले। अब इसको यूज क्या करते हैं, और मैंने क्यों कहा कि इट्स अ प्रोसेसिंग सर्किट, तो वर्ड से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स एंड आई हैव टू रन एन अप्लायंस दैट इज ऑफ 6 वोल्ट्स। अब मैं अगर डायरेक्टली 9 वोल्ट के साथ 6 वोल्ट की अप्लायंस को लगा दूंगा तो ये मेरी अप्लायंस को भी खराब करेगा, बैटरी को भी खराब करेगा। ये हम इंटरनल रेजिस्टेंस यानी वो करंट वाला पूरा चक्कर पढ़कर आ चुके हैं। मुझे अपनी बैटरी को भी बचाना है, मुझे अपने अप्लायंस को भी बचाना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं अपने पोटेंशियल को डिवाइड करूंगा। मैंने पोटेंशियल को इस तरह डिवाइड किया कि वो जो मेरे पास 9 वोल्ट की बैटरी थी यहाँ पे, इस 9 वोल्ट की बैटरी में मैंने दो रेजिस्टर्स लगाए। रेजिस्टर्स की वैल्यूज मैंने इस तरह सेलेक्ट की कि यहाँ पर आपके पास 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाए। तो यहाँ पे 3 वोल्ट ड्रॉप हो जाएंगे तो बचेंगे यहाँ पे 6 वोल्ट।
या फिर मैं यहाँ 6 वोल्ट ड्रॉप करवा देता एंड यहाँ पे 3 वोल्ट करवा देता। तो एक कंपोनेंट के अक्रॉस 3 वोल्ट आ गया, एक रजिस्टर के अक्रॉस 3 वोल्ट आ चुका हुआ है, और एक रजिस्टर के अक्रॉस 6 वोल्ट आ चुका हुआ है। अब एक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जनाब अगर पैरेलल में कंपोनेंट्स को प्लेस किया जाए तो उनके दरमियान जो उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो सेम रहता है। तो अगर मैं ये जो 6 वोल्ट वाला मेरे पास, ये जो मेरे पास रजिस्टर R2 मौजूद है जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा था 6 वोल्ट, मैं अगर कोई वो अप्लायंस जो कि मुझे 6 वोल्ट पे चलाना, वो मैं उसके पैरेलल प्लेस कर दूं, वट एवर दी अप्लायंसेस, कुड बी अ लाइट, कुड बी अ बजर, कुड बी एनीथिंग। तो इसका मतलब ये है कि इस अप्लायंस को जो पोटेंशियल मिल रहा होगा फ्रॉम दिस R2 रजिस्टर मिल रहा है, एक्चुअली R2 रजिस्टर से तो नहीं मिल रहा, जो R2 के अक्रॉस आ रहा है वही इसके पैरेलल होगा, रीजन ये है कि पैरेलल लगा हुआ है, ठीक है ना, इसके अक्रॉस आ जाएगा। अब ये जो R2 था ये एक सेकेंडरी सोर्स हो गया इस एक्सटर्नल कंपोनेंट के लिए। इस कंपोनेंट को डायरेक्टली पोटेंशियल यहां से नहीं मिला, इसने कंपोनेंट लिया जो यहाँ इसने पोटेंशियल लिया जो यहाँ पर मौजूद। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमारे पास एक इनपुट पोटेंशियल था जिसको हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग यूनिट में डिवाइड किया, और हम इस V2 को एज एन आउटपुट पोटेंशियल कंसीडर कर रहे हैं। तो आउटपुट पोटेंशियल मैंने जैसे कहा था कि बहुत जगह पर आप देखोगे कि इनपुट पोटेंशियल को टोटल पोटेंशियल को वी इन कहा जाएगा, और किसी एक पोटेंशियल जैसे मोस्टली एक स्टैंडर्ड वे है कि हम क्या कहते हैं R2 के अक्रॉस आउटपुट ले रहे हैं, तो V2 को आप वी आउट मतलब आउटपुट पोटेंशियल भी कह रहे होंगे। इस वजह से मैंने इसको कहा था कि इसका सोल पर्पस एक प्रोसेसिंग यूनिट है, ये पोटेंशियल को डिवाइड करके किसी भी जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास वैल्यू उस हिसाब से वो दे रहा होगा। अब द क्वेश्चन इज कि ये सर R1 एंड R2 की वैल्यू आपने कहा कि मैं उस हिसाब से लगाऊंगा, तो वो हिसाब किताब क्या है जरा वो गौर से देखें। देखिए एक चीज तो कंफर्म है यहाँ पे कि सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट तो करंट इसमें सेम रहने वाला है। अब आप ये बोलेंगे सर यहाँ तो डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड होगा, लेकिन इस पूरे जंक्शन का करंट टोटल तो आई ही रहेगा। तो सिंस इट्स अ सीरीज सर्किट करंट यहाँ पे सेम रहा। अगर मुझे V2 एज एन आउटपुट ट्रीट कर रहा हूं मैं, तो जो मेरे पास टारगेटेड वोल्टेज हो गया दैट इज V2, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V2 बराबर होगा करंट इनटू द रेजिस्टेंस, राइट। अच्छा, रेजिस्टेंस कौन सी, जो R2 डेफिनेटली V2 जो था आपके पास वो R2 के क्रॉस आ रहा है, और करंट कौन सा, करंट टोटल करंट, टोटल करंट इसलिए बोला क्योंकि इस पूरे जंक्शन का जो टोटल करंट होगा इवन डिवाइडेड, तो सम उसका आई टोटल के ही बराबर होगा जो कि आपके पास सर्किट का टोटल करंट है। तो पहले मैंने कहा कि सर्किट के टोटल करंट की एक दफा एक एक्सप्रेशन बना लेते हैं। सर्किट का टोटल करंट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपके पास Vt ओवर टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास क्या होगी R1 प्लस R2, ठीक है ना। अब अगर मैं इस IT की जगह ये पूरा इसका जो एक्सप्रेशन है ये रिप्लेस कर दूं, तो मेरे पास जो शेप हो जाता है वो हो जाएगा Vt अक्रॉस ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाय R2, ठीक है। अब यहां पे मैं थोड़ी सी रीअरेंजिंग कर रहा हूं, रीअरेंजिंग मेरे पास इस तरह हो रही है कि मैंने कहा V2 R2 ओवर R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V2। अगर आप गौर करो तो बेसिकली ये आपके पास एक रेशियो हो गया, ठीक है। ये आपके पास कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कह रहे हो। तो जहां पर भी आपके पास रेजिस्टर्स 1 2 3 सीरीज में लगे हुए होंगे तो वहां पे आप स्पेसिफिक रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज अगर आपको निकालने हैं तो यू कैन यूज दिस पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला। तो ये सर्किट पोटेंशियल डिवाइडर है, ये फॉर्मूला पोटेंशियल डिवाइडर फॉर्मूला कहलाएगा, ठीक है। यहां पे मुझे V2 चाहिए था तो मैंने इसको इस तरह लिखा। अब इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं रिफ्रेश किए चले जा रहा हूं। मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि VT और ये जो सॉरी V2 डिवाइड बाई जो VP था आपके पास, इसको मैं डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाऊं, तो मैंने इसको लिख दिया डिवाइड बाई VT। तो मैं लिख सकता हूं ये बराबर होगा R1 सॉरी इट वाज R2 R2
डिवाइडेड बाय, अब R1 प्लस R2 को मैं RD की फॉर्म में लिख रहा हूँ, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब गौरतलब बात यह है कि जो रेशो आपके पास रेजिस्टेंस का होगा वही रेशो आपके पास वोल्टेज का होगा। तो फॉर एग्जांपल द डिवीजन ऑफ वोल्टेज इज रिक्वायर्ड 1:2, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी 1:2 के रेशो से मिलेगी। अगर मैंने अपनी एग्जांपल को लेकर के चलूँ, यहाँ पे मैंने 9 वोल्ट दिया था, यहाँ पे मुझे 3 और 6 चाहिए था, 1:2 का रेशो है। ये मैं 1 ओम 2 ओम से भी ले सकता हूँ, ये मैं 10 ओम 20 ओम से भी ले सकता हूँ, ये मैं 100 ओम 200 ओम से भी ले सकता हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है ना, जो वो रजिस्टर जिनका रेशो 1:2 का बन रहा है। Now the point is कि सर when to use 120 या सॉरी 10 and 20 या फिर 100 and 200 या फिर 1000 and 2000, that totally depends upon the required current। ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप इन वैल्यूज को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो रेशो ऑफ पोटेंशियल तो वही है, लेकिन सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस बढ़ने से टोटल करंट क्या हो रहा है आपके पास, कम हो रहा है। तो रेशो 10:10 से लेना है, क्या कहते हैं आपके पास 30:60 से लेना है, 50:100 से लेना है, ये किसी भी वैल्यू से आ सकता है ना आपके पास। ये किस तरह, ये हम सेलेक्ट नहीं करेंगे बहरहाल, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि ये किस हिसाब से सेलेक्ट किया जाएगा, करंट कितना चाहिए। करंट हमारा यहाँ पे फोकस नहीं है, हमारा फोकस है डिवीजन ऑफ दी पोटेंशियल। अगर यहाँ पे वोल्टेज V2 के अक्रॉस R2 के अक्रॉस निकाला था, सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ कि अगर मुझे V1 चाहिए था तो मैं लिख सकता हूँ कि V1/VT बराबर होगा R1, तो वहां पे न्यूमरेटर में आ जाएगा आपके पास R1 ओवर टोटल रेजिस्टेंस। या फिर अगर मैं ओपन करके लिखूं इसी फॉर्म में, तो मैंने लिखा V1 R1, our total resistance हो गया R1 plus R2 multiply by the total voltage। So this is again the potential divider formula। जो स्पेसिफिक वोल्टेज चाहिए, ठीक है, जिस रेजिस्टर के क्रॉस, वो रेजिस्टर न्यूमरेटर में होगा, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। सिंपली आपके पास ये एक रेशियो मेथड आपने लगा दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात और ऐड कर दूं मैं कि द पोटेंशियल, the potential divides with the same ratio as that of the resistors। तो जो रेशियो रेजिस्टर्स का है वही रेशियो आपके पास, वही रेशियो आपके पास किसका रहेगा, पोटेंशियल ड्रॉप्स का रहेगा। ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पे, हाँ जगह तो बहुत है हमारे पास, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है जी, इसी डायग्राम को रखते हुए जहन में, इसी डायग्राम को सामने रखते हुए अगर मैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल इफ हमें ये गिवन है कि जो टोटल पोटेंशियल हमने दे रखा हुआ था दैट वाज 12 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा, R1 की जो वैल्यू थी हमारे पास दैट वाज 100 ओम्स। ठीक है। और R2 की जो वैल्यू है दैट इज 200 ओम्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल उसने हमसे कहा कि जो आउटपुट हम ले रहे हैं वो V2 मतलब R2 के क्रॉस ले रहे हैं। तो आउटपुट पोटेंशियल की जो मेरे पास, जो मुझे पोटेंशियल आउटपुट पे मिल रहा है, V2 के क्रॉस मिल रहा है, उसको मैं सिंपली किस तरह निकाल सकता हूँ, मैं बोलूंगा जनाब V2 इज इक्वल्स टू 200 बाय द टोटल दैट इज 300। ठीक है, 2/3, एंड ये हो जाएगा आपके पास 12। तो आपने सिंपली 100 यहाँ से कैंसिल आउट किया, ये हो गया 24 एंड ये हो गया 8 वोल्ट। तो V2 अगर 8 वोल्ट है तो यू इजिली नो दैट के V1 आपके पास 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। यहां पर बस एक मसला ये है कि आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो फिक्स्ड वैल्यू का आ रहा है, क्योंकि आपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को फिक्स लगाया हुआ है। सबसे पहली बात ये चीज सोचनी है कि इसको हम इस्तेमाल कहाँ कर रहे होंगे। सबसे कॉमन एग्जांपल आपके हाथ में आपका मोबाइल फोन। देखो आपके मोबाइल फोन के अंदर, इस डिवाइस के अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई है। इसके अंदर एक एक कॉम्पैक्ट डिवाइस के अंदर आपके पास कैमरा लगा हुआ है, कैमरे को पोटेंशियल चाहिए, एलईडी लगी हुई है उसको पोटेंशियल चाहिए, फ्लैश लाइट लगा हुआ है उसको पोटेंशियल चाहिए, स्पीकर लगा हुआ है उसको पोटेंशियल चाहिए,
जीएसएम मॉड्यूल है, आपका वाईफाई मॉड्यूल है, ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये सारी चीजें इनको और इतने अंदर पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं, सबको एक एक पोटेंशियल, कुछ ना कुछ पोटेंशियल चाहिए। सबको जो पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए होगी वो अलग अलग चाहिए होगी, सब किसी को ज्यादा किसी को कम, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि सबको एक सा पोटेंशियल दें, कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक हर कंपोनेंट के लिए, हर एक मतलब जो मेजर कंपोनेंट है आपके पास, एलईडी या फिर कैमरा, स्पीकर मॉड्यूल्स वगैरह जितने भी आपके पास हैं, उसके लिए अलग 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 बैटरी लगाएं, ऐसे पता नहीं कितनी बैटरीज आपको लगानी पड़े। तो हम एक बड़ी बैटरी लगाते हैं, एंड उसके बाद अपने सर्किट को इस तरह डिजाइन कर रहे थे जहां पे हमारे पास पोटेंशियल डिवाइड होकर के जा रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूजिंग अ लार्जर बैटरी, प्लेसिंग अ डिवाइडेड नेटवर्क, आई ऑपरेटेड a component using smaller value of potential। लेकिन जैसे मैंने कहा कि यहां पर जो आउटपुट की वैल्यू है दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू, मतलब V2 की वैल्यू आपके पास फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? क्योंकि आपके पास ये भी एक फिक्स रजिस्टर है, इसके अक्रॉस एक स्पेसिफिक वैल्यू इसके अक्रॉस ड्रॉप होगी। V2 भी आपके पास एक स्पेसिफिक वैल्यू है रजिस्टर की, तो यहाँ पर भी स्पेसिफिक वैल्यू होगी। व्हाट इफ मुझे चाहिए अ वेरिएबल आउटपुट, मुझे आउटपुट बैटरी की पोटेंशियल से कम जरूर चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो आउटपुट की वैल्यू है वो उसकी एक सर्टेन रेंज हो, मैं उसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकूं। कहीं कहीं ऐसे यूजेस होते हैं ना जहां पर आपने आउटपुट को ही वेरी करना हो, कैसा? स्पीकर की बात कर लो, आपके मोबाइल में स्पीकर होता है एंड यू हैव टू बटन्स एट दी साइड, जिससे आप वॉल्यूम को एडजस्ट करते हो, बढ़ाते हो या कम करते हो। वो आप किस तरह कर रहे हो? वी टी, बेटा वी टी मैंने क्यों लिखा था? वीटी मैंने लिखा है दिस इज दी टोटल पोटेंशियल, मतलब एक्चुअली देखें, यहां पर हमने करंट को रिप्लेस किया था, टोटल करंट टोटल पोटेंशियल ओवर टोटल रेजिस्टेंस। तो ये इस अच्छा, यहां पर ये वीटी आ गया था। नेक्स्ट स्टेप पे कुछ नहीं, जैसे इनकी प्लेसेस मैंने स्वैप किए, ठीक है ना। तो ए इंटू बी इज टू बी इंटू ए, ये वाली कहानी की है, राइट। ताकि सारे रजिस्टर्स बहन भाई एक जगह हो जाए, वोल्टेज अलग कर दिया मैंने, बस कुछ भी नहीं, सिर्फ एक रेशो की शक्ल देने के लिए, दैट्स इट। ठीक है जी। अब जा रहे हैं, ये था आपके पास फिक्स पोटेंशियल डिवाइडर। अब इसी पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर डिफरेंट वेरिएशंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। वेरिएशन क्या है? सबसे पहला मैं बना रहा हूं वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर। अब वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर में भी हम दो एग्जाम देख रहे हैं। सबसे पहला, मैंने आपके सामने एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाया। इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के अंदर यूनिक बात ये थी कि इसके अंदर उसी तरह आपके पास एक बैटरी लगी हुई है, इसी तरह एक करंट फ्लो कर रहा है, इसी तरह रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 लगे हुए हैं, लेकिन रजिस्टर 2 जिसके अक्रॉस अब मैं आउटपुट मेजर करूंगा, वो एक वेरिएबल रजिस्टर है। वो वेरिएबल रजिस्टर है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब इसकी रेजिस्टेंस आपके पास चेंज की जाएगी तो इसके अक्रॉस इनका जो रेशो है वो ऑफ हो जाएगा, इनके जो वोल्टेजेस हैं वो भी आपके पास चेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके इसके हवाले से एक बात मैं लिख दूं कि R2 is a variable resistor, hence V2 मतलब आउटपुट can be varied according to the values of R2, ठीक है। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वाली कहानी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे देखता हूं, मतलब मैं रेंज देख रहा हूं कि मैं कहां तक वेरी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि वीटी की वैल्यू मैंने दी 9 वोल्ट्स, ठीक है। और वी सॉरी R1 एक 100 ओम का रेजिस्टर है जो कि फिक्स्ड है। R2 एक 200 ओम का रेजिस्टर है जो कि वेरिएबल है। और मैं V2 को और V1 को अब दोनों को देखूंगा, ठीक है।
अब V1 एंड सॉरी V2 की जो वैल्यू है वो मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज के अंदर आ जाएगी। मैं पहले मिनिमम की बात करता हूं। अगर मैं बोलूं सबसे पहले मैंने रखा R2 को 0 पर, देयर इज नो रेजिस्टेंस, तो अब आपके पास V2 के ऊपर कोई वैल्यू नहीं आने वाली। जो आउटपुट है आपके पास वो बिल्कुल ही क्या है, 0। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ था तो उसकी ब्राइटनेस 0, जल ही नहीं रहा। साउंड, कोई भी स्पीकर लगाया हुआ है, साउंड बिल्कुल 0 है आपके पास, ठीक है, आउटपुट आपके पास आ ही नहीं रहा। ठीक है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में V1 पे क्या होगा? देखो V1 आपके पास बराबर है R1, चलिए ये फॉर्मूला तो अब आपके पास लग ही नहीं रहा। तो आपके पास सिंस, कॉन्सेप्चुअली देख लो, सिंस आपके पास देयर इज नो ड्रॉप ऑन दिस, तो इक्विवेलेंट सर्किट में जो टोटल पोटेंशियल आपके पास यहाँ पे था वही सारा का सारा वोल्टेज जो है वो आपके पास R1 के अक्रॉस आ गया। ठीक है, तो मैं यूं लिखूंगा कि सिंस V2 इज इक्वल्स टू 0, मतलब R2 के ऊपर कोई ड्रॉप नहीं हुआ, V1 इज इक्वल्स टू 9 वोल्ट्स, मतलब टोटल पोटेंशियल के बराबर। V1 क्या जाएगा आपके पास, टोटल पोटेंशियल पे चला जाएगा, राइट। अब सेकंड सिचुएशन में अगर मैं R2 को इंक्रीज कर रहा हूं, मैं R2 को इंक्रीज करूंगा तो होगा क्या बेटा, मैं जैसे जैसे R2 को इंक्रीज कर रहा हूं वोल्टेज रेजिस्टेंस आने की वजह से यहां पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, टोटल आपके पास 9 है, जो डिवीजन होना है वो 9 के अंदर ही होना है। यहाँ पे पहले 9 आ रहा था, यहाँ पे 0 था, लेट से कि यहाँ पे अब आ गया 1 वोल्ट, तो यहाँ पे रह जाएगा 8 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई 2 वोल्ट, तो यहाँ पे रह गया 7 वोल्ट। इसकी रेजिस्टेंस बढ़ाई 3 वोल्ट, आ गए यहाँ पे रह गया 6 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है आपके पास कि जैसे जैसे R2 की वैल्यू बढ़ाऊंगा V2 वुड इंक्रीज एंड V1, उसकी रेजिस्टेंस फिक्स थी लेकिन क्योंकि अब कुछ पोटेंशियल R2 की तरफ भी जा रहा है तो V1 अब रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि R2 को रख दिया मैंने मैक्सिमम पे। अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, 200। ठीक है, तो V2 अब कुछ ना कुछ तो वैल्यू रखेगा, तो V2 की वैल्यू क्या होगी, पहले V2 की वैल्यू निकालो। V2 की वैल्यू जाएगी आपके पास 200 डिवाइडेड बाय, इसकी वैल्यू हमने 100 दी थी तो दैट वुड बी 300 एंड टोटल था 9। ठीक है, तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाता है, दिस बिकम्स 3 एंड आउट V2 की वैल्यू होगी 6 वोल्ट्स। एंड इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि V1 की वैल्यू हो जाएगी 3 वोल्ट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे R1 R2 को 0 से मैक्सिमम की तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास V2 इंक्रीज होगा एंड V1 आपके पास डिक्रीज होगा। तो ये पॉइंट भी यहां पर याद दिलाने के लिए हम लिख देते हैं। हम लिखेंगे कि एज R2 is increased from 0 to maximum, V2 increases from अगेन 0 से मैक्सिमम। अच्छा, अब ये मैक्सिमम जो है इट इज लेसर देन VT, अब इस बारे में बात करनी है। लेसर देन टोटल पोटेंशियल है, मतलब V1 पे टोटल पोटेंशियल लाइन जरूर जा रहा था लेकिन R2 के ऊपर टोटल पोटेंशियल लाइन नहीं जा रहा, मतलब VT के इक्वल नहीं हो रहा। सही है, तो इसका मतलब ये है कि रेंज ऑफ V2 आपके पास अकॉर्डिंग टू आवर एग्जांपल 0 वोल्ट से लेके 6 वोल्ट तक है, और रेंज ऑफ V1 आपके पास 9 वोल्ट से लेके 3 वोल्ट तक जा रही है। द क्वेश्चन इज कि इसको इस्तेमाल कहाँ कर रहा हूं? इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं एक ऐसी जगह पे जहां पर आई नीड टू चेंज द आउटपुट पोटेंशियल। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि मोबाइल में आपके पास एक बटन मौजूद है जिससे आप वेरी कर रहे होते हो पोटेंशियल की वैल्यू
रेजिस्टेंस की वैल्यू, अल्टीमेटली पोटेंशियल की वैल्यू, अल्टीमेटली द साउंड इंटेंसिटी। ठीक है, लेकिन आप ये चाहते हो, द डिजाइनर वांटेड कि जनाब जो जो यूजर है वो एक सेफ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट वोल्टेज को एक्सीड ना करे। ठीक है, सेफ्टी पर्पस के लिए उसने बोला कि यार इस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ साउंड से ज्यादा अगर वो सुनेगा तो साउंड उसके ईयर्स को डैमेज कर सकता है। तो उसने क्या किया, उसने लगा दिया एक वेरिएबल रजिस्टर यहाँ पे। तो आप इस रजिस्टर की वैल्यू को कितना ही बढ़ा दें, आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल तक नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक रजिस्टर ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर मैं चाहता हूं कि जो V2 की वैल्यू है वो जीरो से मैक्सिमम पोटेंशियल तक जाए, मतलब जीरो भी हो जाए और जब बढ़ाऊं तो ये VT भी हो जाए, तो इस सर्किट में तो ये पॉसिबल नहीं है। अब इस सर्किट में पॉसिबल नहीं है तो क्या होगा, अगर मैं चाहता हूं कि इसको चेंज करूं, मसला ये है कि अगर मैं इसको मैक्सिमम भी कर देता हूं तो कुछ ना कुछ R1 पे तो ड्रॉप आ ही रहा है, मुझे R1 को किसी तरह जीरो करना पड़ेगा। अब एक तरीके कार तो ये है कि R1 को भी आप वेरिएबल कर दें। आपने इसको किया मैक्सिमम और इसको किया मिनिमम, तो जनाब इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गए जीरो और इसके अक्रॉस वोल्टेज हो गए मैक्सिमम VT के बराबर जो इनपुट दिया था आपने। लेकिन एक ही सर्किट के अंदर दो वेरिएबल रजिस्टर और एक को कम करने एक को बढ़ाने, ये कोई अच्छा डिसीजन तो नहीं है, ये एक अच्छा सर्किट तो नहीं बन रहा हमारे पास। तो we would change this design of the circuit a bit. We would use a different component over here. हम यहाँ पर इन दो रजिस्टर्स की जगह पर एक रजिस्टर रिप्लेस करेंगे और हम लगाएंगे यहाँ पे एक रियोस्टेट। ठीक है, उस सर्किट को हमने किस तरह बनाया वो गौर से देखिएगा। ये आपके पास आ गया अनदर सर्किट। अब इस सर्किट में देखो कि आपके पास सर्किट में सब कुछ वैसे ही है, सिवाय एक चीज के कि अब तक आप दो रजिस्टर सीरीज में इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे, दो डिफरेंट रजिस्टर्स में आप डिवाइड कर रहे थे। यहां पर आपके पास एक रियोस्टेट लगा हुआ है। रियोस्टेट होता क्या है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, रियोस्टेट इज बेसिकली आपके पास एक बड़ा सा कंपोनेंट होता है, बल्कि उसके छोटे वर्जन भी आते हैं आपके पास। तो मैं कॉमन सी एग्जांपल दूं तो आपके घरों में जो ये डिमर्स वगैरह लगे हुए होते हैं ना, ये जो फैन के रेगुलेटर्स लगे हुए होते हैं, दीज आर एक्चुअली पोटेंशियोमीटर्स। ठीक है, now potentiometers are three legged three terminal resistors। ये वेरिएबल जरूर होते हैं लेकिन इनका जो पर्पस होता है, इनका जो वर्किंग क्राइटेरिया होता है, ये वेरिएबल से स्लाइटली डिफरेंट होता है। वो गौर से देखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर इसमें अगर गौर से देखो तो एक रियोस्टेट में तीन टर्मिनल्स लगे हुए, दो वो जो कि बैटरी के अक्रॉस है और एक वो जो कि मूवेबल है। ठीक है ना, ये एक है जिसके मैंने दो डिफरेंट पोजीशंस बनाए हुए, एक ए पे रखा एक बी पे रखा हुआ था, ये वेरिएबल है ना। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसको भूल जाएं, ठीक है, तो मैं ये देख पा रहा हूं कि जनाब सर्किट का जो टोटल पोटेंशियल है वो सारा का सारा इस रेजिस्टर ए बी के अक्रॉस आ रहा हो। अब अगर यहां पर मैं एक वोल्ट मीटर लगा दूं इसके अक्रॉस, तो इट वुड जस्ट बिहेव लाइक अ फिक्स रेजिस्टर। लेकिन पोटेंशियोमीटर अलाउज अस टू हैव द थर्ड टर्मिनल, एक टर्मिनल जो कि यहां से मैंने फिक्स कर रखा हुआ है और इसमें मैंने लगाया वोल्ट मीटर। एंड ये जो टर्मिनल आ गया, दिस इज अ वेरिएबल टर्मिनल। इसको मैं यहां रख सकता हूं, यहां मूव कर सकता हूं, यहां मूव कर सकता हूं, यहां मूव कर सकता हूं। लेट्स से कि मैंने इसको पोजीशन ए के ऊपर रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आई एम मेजरिंग द पोटेंशियल अक्रॉस द टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहा हूं तो मेरे पास वोल्टेज भी टोटल ही आ रहे होंगे। अब अगर मैं इस रेजिस्टर को उठा करके ए से थोड़ा सा मूव कर लेता हूं इस वेरिएबल स्लाइडर को, तो नाउ आई एम मेजरिंग द पोटेंशियल, लेट्स से कि अक्रॉस 90% ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस। अगर मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू ही थोड़ी सी कम कर दी है, 90% पे चला गया हूं, तो मेरे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास सिचुएशन ऐसी है कि अब आपके पास एक स्लाइडर है जिसको आप मूव करते जाओगे तो जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो चेंज होता चलाएगा। मूवमेंट किस तरह, मैंने ए पे रखा, आउटपुट पे वोल्टेज आया था मेरे पास मैक्सिमम। मैं ए से नीचे लेके जा रहा हूं टुवर्ड्स बी, तो जो आउटपुट पे वोल्टेज है नाउ इट्स डिक्रीजिंग, बीटी से वैल्यू कम होती चली आ रही है।
यूजुअली हम ये कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है अक्रॉस क्या कहते हैं रियोस्टेट, अच्छा इस सर्किट इस कंपोनेंट को हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, इसको हम रियोस्टेट भी कह रहे हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस वेरीज लीनियरली। तो फॉर एग्जांपल मैंने इसको 3 क्वार्टर्स पे रखा, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट वुड बी 3 क्वार्टर्स ऑफ द टोटल पोटेंशियल। अगर मैंने इसको 50% ऑफ द लेंथ पे रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पोटेंशियल आ रहा होगा दैट वुड बी हाफ ऑफ द इनपुट पोटेंशियल। मैंने लेट से 60% ऑफ द लेंथ पे इसको प्लेस कर रखा हुआ है, नाउ द पोटेंशियल आउटपुट पोटेंशियल इज 60%। तो अब फाइनली मैं इसको डिक्रीज करके यहां तक लेकर आ गया। तो इधर प्लेस करने का मतलब ये है कि जीरो रेजिस्टेंस के अक्रॉस में पोटेंशियल मेजर कर रहा हूं, जीरो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा दैट वुड बी जीरो। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मेरे पास जो आउटपुट पोटेंशियल है वो रेंज कर गया 0 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम जो कि इनपुट पोटेंशियल। यहां पर मेरे पास कोई सेफ मैक्सिमम वैल्यू नहीं लगेगी। तो ऐसी जगहों पे जहां पर हमें इनपुट का टोटल अमाउंट आउटपुट के ऊपर चाहिए वेरी करते वक्त, तो वहां पे हम यूज करेंगे अ पोटेंशियोमीटर या फिर अ रियोस्टेट। देखो पोटेंशियोमीटर एक कंपोनेंट का नाम भी है जो कि ये लगा हुआ, जिसको हम रियोस्टेट का नाम देते हैं। पोटेंशियोमीटर एक सर्किट डिजाइन का नाम भी है जो कि प्रोबेबली हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी बातें जरा हम लिख लें एंड उसके बाद फिर इसके क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। बिफोर मूविंग ऑन टुवर्ड्स द पोटेंशियोमीटर्स, मैं चाहूंगा कि हम इसके एक एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि बे इंतहा आसान है, आपको अब तक जितनी प्रैक्टिस की शायद उससे ज्यादा आसान लगेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे, पहले हम इसकी डिटेल्स लिख लेते हैं। मैंने कहा द डायग्राम शोज a circuit या a potential divider using a potentiometer and commonly named as rheostat। ठीक है, रियोस्टेट आप लिखेंगे यहाँ पे, रियोस्टेट। अब देखिए बिल्कुल ही नया फ्रेज यूज कर रहा हूँ, डिवाइड्स रेजिस्टेंस एंड हेंस। रेजिस्टेंस कैसे डिवाइड की बेटा? देखो ये रेजिस्टेंस का डिवाइडर है। देखो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को मैं यूज कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से आकर के वोल्ट मीटर कोई कॉम्पोनेंट लगा दूं, ठीक है ना, मैं इसको भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो मैं ए से लेके एस तक, एस से लेके बी तक दोनों ही रेजिस्टेंस इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं स्लाइडर को नीचे मूव कर रहा हूँ तो ए से लेके एस तक की रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो एस से लेके बी तक की रेजिस्टेंस कम हो रही है आपके पास। ठीक है, हम उसको फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रहे, अलग मसला है। लगा दूं मैं यहाँ पे कोई और कॉम्पोनेंट, तो बेटा इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, इसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। लेट्स से कि मैं यहाँ पर भी एक बल्ब लगा दिया, इसके अक्रॉस भी एक बल्ब लगा दिया, होगा क्या? जैसे स्लाइडर को ए से बी मूव कर रहे होगे, तो आपके पास ये वाला बल्ब, इसकी ब्राइटनेस कम होती चलेगी, इस वाले बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती चली जाएगी। ठीक है ना? तो मैंने कहा a rheostat divides resistances and hence voltages। ठीक है, potential across A and B terminals is equals to Vp, V out is
potential across S and P, S एंड बी, ठीक है। जो आपके पास टर्मिनल एस एंड टर्मिनल बी मैंने मार्क किए हुए, उसके अक्रॉस आप आउटपुट ले रहे हैं। एक अहम बात, एस इज अ मूवेबल स्लाइडर, ठीक है। अब एक अहम पॉइंट आप लिखेंगे, एस द स्लाइडर एस is moved from point या terminal A to B, the V naught decreases from maximum, अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी अब, VT, मैक्सिमम टू 0, ठीक है। जब आप इसको बी पे रख दोगे तो मैं लिख दूंगी 0 कब हो रहा है आपके पास, जीरो हो रहा है आपके पास एट बी। जब स्लाइडर को आप बी पे प्लेस करोगे तो इसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। तो फॉर एग्जाम्पल बैटरी आपके पास लगी हुई है 9 वोल्ट की, ठीक है। स्लाइडर ए पे आपने रखा, आउटपुट पे आपके पास आ रहे होंगे 9 वोल्ट। आप जैसे जैसे नीचे लेके जा रहे हो आउटपुट आपका 9 से डिक्रीज हो रहा है, 8 7 6 5 4 3, यहाँ पर आप लेकर आ जाओगे, आउटपुट हो जाएगा आपके पास बिल्कुल ही 0। So this is how this variable resistor या this variable potential divider works, ठीक है। चले, अच्छा अब बिफोर गोइंग ऑन टुवर्ड्स दी अदर वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर, हमारे पास दो और फर्दर वेरिएशंस हैं जिसमें हम एक में एलडीआर और एक में पोटेंशियोमीटर को और एक में थर्मिस्टर को यूज कर रहे होंगे, ठीक है। मैं इसके पहले थोड़े से क्वेश्चंस हम डिस्कस कर लें एंड देन वील मूव टुवर्ड्स दी वेरिएशंस। हम कोशिश करेंगे कि आज ही पोटेंशियल डिवाइडर्स, मतलब वो जो दो हमारे पास सर्किट्स बचे हैं उसको भी आज ही करें। उससे पहले मैंने कहा एक से दो क्वेश्चंस देख लेते हैं ताकि थोड़ा बहुत आइडिया हमें क्लियर हो जाए। पहले ही एमसीक्यू में ऐसा करवाऊंगा जिसके अंदर आपके पास जो रेजिस्टर्स हैं वो तीन हैं और आपके पास एक डिफरेंट किस्म का पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब इस सर्किट को अगर बहुत ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको दो पोटेंशियल डिवाइडर नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह, और तीन रेजिस्टर्स वाले हैं, ये कमाल की बात। आपके पास वो कहता है 6 रेजिस्टेंस, पहले सवाल पढ़ लो। 6 रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम आर कनेक्टेड टू अ 2 वोल्ट सेल ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई, ठीक है। अब ऐसा है, मैंने क्यों कहा दो पोटेंशियल डिवाइडर है, देखो इस पूरे जंक्शन के अक्रॉस, इस पूरी लाइन के अक्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज 2 वोल्ट्स, तो ये एक सेपरेट आपके पास ये लूप जो है पोटेंशियल डिवाइडर लूप हो गया। अगर मैं इसको इग्नोर करूं और सिर्फ इसको देखूं, इग्नोर क्यों करूंगा, पैरेलल में लगा हुआ है, तो ये वाला जो लूप है अगेन ये सिमिलर लूप हो जाएगा, ठीक है। अब पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा होगा क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो हर रेजिस्टर के ऊपर जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा वो कितना आ रहा है आपके पास, पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास आएगा हर रेजिस्टर के अक्रॉस, वो होगा 5/15 × 2, तो ये आपके पास बनता है 2/3, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे जो आया सिर्फ इस रेजिस्टर के क्रॉस 2/3, यहाँ पे 2/3, इसके क्रॉस 2/3, सिमिलरली यहाँ पर भी 2/3, 2/3 एंड 2/3। लेकिन उसने बोला
कि मुझे पोटेंशियल वेरी करके दो, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करके दो पॉइंट एक्स एंड वाई का। अब अगर मैं पॉइंट एक्स और वाई को देखूं तो पॉइंट ये इतना लंबा है नहीं जितना मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि पहले ही क्वेश्चन है तो थोड़ा सा डिटेल में देखना है। अगर सिर्फ इस रजिस्टर को देखो तो यहाँ पे आपके पास जो रजिस्टर्स आ रहे हैं वो दो रजिस्टर्स हैं इन सीरीज, ये दोनों टोटल पोटेंशियल होगा। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि ये आपके पास जो रेजिस्टेंस जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहेगा यहाँ पे 4/3 आ रहा होगा। अगर समझ में ना आए तो हम इसको इस तरह देखेंगे जनाब, वी एक्स जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज 10 वी एक्स की, सिर्फ यहां से लेके यहां तक की, ठीक है। और सर्किट की आपने डिवाइडेड नेटवर्क की जो टोटल पोटेंशियल है दैट इज 2, और आपने इसको यहाँ लिखा तो ये आपके पास आ गया 4/3। और इसी तरह अब यहाँ पर हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेंगे कि अगर मैं रजिस्टर क्या कहते हैं y को देखूंगा तो यहाँ पे जो पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो एक ही रजिस्टर के अक्रॉस थी, ठीक है ना। तो उसको तो हमने कह दिया था 2/3 से। तो अब वी एक्स वाई आपके पास हो जाएगा 4/3 माइनस 2/3, दैट गिव्स यू डायरेक्टली 2/3 volts। तो पोटेंशियल अक्रॉस टर्मिनल्स एक्स एंड वाई की वैल्यू आपके पास आई 2/3, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये अगेन आपके पास एक सवाल आया, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखें, ये वो सेकंड वेरिएंट ऑफ द पोटेंशियल डिवाइडर जहां पे हमने R1 को फिक्स रखा हुआ था और R2 की वैल्यू को हमने वेरी कर रखा हुआ था। तो देखिए वो कहता है द डायग्राम शोज अ पोटेंशियल डिवाइडर कनेक्टेड टू 9 वोल्ट सप्लाई ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। What range of voltage can be obtained between P and Q? तो मतलब वो आउटपुट की रेंज पूछ रहा है। तो देखो रेंज स्टार्ट तो होगी जीरो से, अगर मैं इसको जीरो की वैल्यू पे रख देता हूँ तो रेंज शुड स्टार्ट फ्रॉम जीरो। तो उस हिसाब से मुझे इतना पता है सी और डी आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। मैक्सिमम रेंज कब होगी, जब मैं R2 की वैल्यू को मैक्सिमम कर दूंगा। R2 की मैक्सिमम वैल्यू आपके पास 50,000 ओम आ रही है। तो आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ R2 निकालने जा रहे हो तो वो आपके पास आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आई गेस आपके पास 7.5 वोल्ट आ रही है। तो यू गेट टू नो कि जो रेंज है वो 0 से 7.5 एग्जैक्टली बी इज द आंसर। 0 से 7.5 के दरमियान रेंज वेरी कर रही है, ठीक है। चले मल्टीपल अदर क्वेश्चंस इसमें हमें नजर आ रहे हैं। चले एक ही सवाल देखिए। थ्योरेटिकल सवाल सिर्फ इंक्रीज एंड डिक्रीज वाला कि कहां पे क्या इंक्रीज हो रहा है कहां पे क्या डिक्रीज हो रहा है वो बहुत ध्यान से देखिएगा। उसने बोला द डायग्राम शोज अ बैटरी, अ फिक्स्ड रेजिस्टर, एन एमीटर एंड अ वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। डायग्राम में एक बैटरी है, वेरिएबल रेजिस्टर है, फिक्स्ड रेजिस्टर, एमीटर है, वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द फिक्स्ड रेजिस्टर। वोल्टमीटर आपको फिक्स्ड रेजिस्टर की वैल्यूज बता रहा होगा। द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टर इज रिड्यूस। रेजिस्टेंस की वैल्यू को यहां पर हमने कम किया है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू को मैंने कम किया है तो बेटा यहाँ के जो वोल्टेजेस हैं वो भी क्या हो गए होंगे, कम। अब यहां से जो आपके पास वोल्टेजेस मिल रहे हैं वो फिक्स्ड हैं, ये अब कम कंज्यूम कर रहा है, मतलब दिस इज कंज्यूमिंग लेस ऑफ द पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसने मेरे ख्याल से सवाल ये पूछा विच करेक्टली डिस्क्राइब द चेंज इन द रीडिंग्स ऑफ द एमीटर एंड द वोल्टमीटर। सिंस यहाँ के वोल्टेजेस कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली वोल्टमीटर के जो वोल्टेजेस हैं वो आपके पास बढ़ रहे होंगे। तो वोल्ट मीटर इंक्रीजेस, तो ये दो ऑप्शंस मैंने काट दिए। व्हाट अबाउट दी करंट, व्हाट अबाउट दी एमीटर की रीडिंग। देखिए एमीटर इज इन सीरीज, तो वो रीड कर रहा है सर्किट का टोटल करंट, ठीक है। टोटल करंट के हवाले से अगर बात करो तो टोटल करंट आपके पास निकलेगा टोटल वोल्टेजेस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब अगर मैं आरटी की वैल्यू, अगर मैं किसी भी एक आर की वैल्यू रिड्यूस कर रहा हूं तो टोटल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं आरटी की वैल्यू को रिड्यूस कर रहा हूं तो बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आईटी मेरे पास इंक्रीज हो रहा होगा। तो इसका मतलब है कि एमीटर की वैल्यू जो है वो आपके पास इंक्रीज हो रही होगी। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी आपके पास इंक्रीज हो रही है और एमीटर की वैल्यू भी आपके पास इंक्रीज हो रही है, ठीक है। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आप इस तरह देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है।
सिमिलर से क्वेश्चन है, रेंज पूछी गई है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। सिंपल से जो क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसको भी हमने देखना है, ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट हमारा पढ़ना रह गया, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट था। ओके, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट, और उसके बाद फिर फर्दर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, बल्कि यही वाला सवाल देख लेंगे। चलिए, कॉन्सेप्ट क्या था कि अभी हमने बनाए दो से तीन पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट। एक फिक्स था, दो वेरिएबल थे। वेरिएबल में से जो पहला था उसकी रेंज फिक्स थी, जो दूसरा था उसकी रेंज जीरो से मैक्सिमम, टोटल मैक्सिमम रेंज तक जा रहा था। अब एक मैं अब मैं पोटेंशियल डिवाइडर लगा रहा हूं जहां पे आपके पास आउटपुट जो है वो वेरी करेगा कंडीशनली। अब वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं? वो कंडीशंस आर टेम्परेचर, एंड वो कंडीशंस आर लाइट इंटेंसिटी। तो आप बना रहे हैं मेरे साथ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर। जब मैं बोलूं वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर, वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर यूजिंग थर्मिस्टर एंड एलडीआर। ठीक है, थर्मिस्टर एंड एलडीआर को जब हम रेजिस्टर्स की टाइप्स पढ़ रहे थे तो थोड़ा बहुत मैंने वहां पे समझाया था। मैं इसको जरा रिकॉल कर लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले आप थर्मिस्टर को समझे। ठीक है, थर्मिस्टर क्या चीज है आपके पास? देखें, थर्मिस्टर is a temperature dependent resistance. Its resistance is inversely proportional to the temperature. टेम्परेचर बढ़ता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है, इस टेम्परेचर कम होता है तो इसकी रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ जाती है। इट्स अ सेमी कंडक्टर डिवाइस, इट बिहेव्स डिफरेंटली फ्रॉम द कंडक्टर्स। ये बात हमने शुरू में शायद डिस्कस की थी। ठीक है, तो इसके बारे में, इसकी इसकी तारीफ में कुछ बातें लिख लेते हैं। हम लिखेंगे कि अ थर्मिस्टर is a semiconductor device with its resistance inversely proportional to the temperature। ठीक है, अब इसको मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? इसको मैं इस्तेमाल करता हूं ऐसी जगहों पे जहां पर मुझे आउटपुट की वैल्यू को वेरी करना हो विद रिस्पेक्ट टू दी क्या कहते हैं, विद रिस्पेक्ट टू दी वैल्यूज ऑफ इनपुट टेम्परेचर। ठीक है ना? अब देखो कहाँ ऐसा होता है आपके पास, ऐसा कहाँ होता है? आपने देखा होगा कि जैसे आपके पास कूलिंग, ऑटोमेटिक कूलिंग कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, हीटिंग कंट्रोल सिस्टम्स हैं जो आपके पास अम, गाड़ी के एसी वगैरह के अंदर आपने देखा होगा लगा हुआ होता है। ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा होता है। तो वहां पे इस टाइप की चीजें लगी थी। मैं ये नहीं कह रहा नॉट एग्जैक्टली थर्मिस्टर लगा हुआ होगा उसके अंदर, और बड़ी सारी चीजें लगी हुई होंगी, ठीक है, लेकिन इस टाइप की चीजें। तो मैंने इस यहाँ के लिए इसको समझने के लिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन कंसिडर किया। फॉर एग्जाम्पल, वी आर वर्किंग इन अ फैक्ट्री where we are operating certain machines, and those machines produces thermal energy, enough heat वहां पे प्रोड्यूस होती है। बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो इट वुड इफेक्ट द इन्वायरमेंट, इट वुड इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द मशीन देमसेल्फ। तो अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब उस फैक्ट्री रूम का टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा हो जाता है,
तो मैं चाहता हूं कि कूलिंग सिस्टम, कोई पंखा लगा हुआ, कोई फैन लगा हुआ, कुछ भी लगा हुआ हो, वहां पे वो ऑन हो जाए सिर्फ इस वक्त जब टेम्परेचर एक सर्टेन वैल्यू से राइज कर जाए, राइट। और उसके बाद मैं ये भी नहीं चाहता कि वो फैन मुसलसल चलते रहे, बिजली का बिल बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब मुनासिब सा मौसम हो, कमरे के अंदर मुनासिब सी टेम्परेचर की वैल्यू हो, तो आपके पास क्या हो, वो फैन खुद ही बंद हो जाए। अब या तो मैं काम ये कर सकता हूँ कि मैं एक बंदा हायर कर लूँ, वो बोलूँ जब तुम्हें गर्मी लगे तो भाई पंखा ऑन कर लेना, जब तुम्हें लगे मुनासिब सा माहौल हो गया तो पंखा बंद कर देना। तो यहाँ पे मैंने बिजली का बिल बचा करके जितने पैसे बचे थे वो उस बंदे को दे दिए। या फिर मैं थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करूं और मैं एक सर्किट डिजाइन कर लूं। अब उस सर्किट को मैंने इस तरह डिजाइन किया कि मैंने एक पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बनाया। इस पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट के अंदर मैंने R1, जो कि यूजली एक फिक्स रेजिस्टर हुआ करता था, उसकी जगह मैंने रख दिया एक थर्मिस्टर, ठीक है। और R2 मेरे पास एक फिक्स रेजिस्टर है इस टाइम। और मैंने R2 के अक्रॉस लगा दिया फैन, द कूलिंग सिस्टम, जो भी मेरे पास मैंने इसको फैन कहा वो मैंने वो लगा दिया, ठीक है। अब होगा क्या, होगा ये कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं कहूं कि एट नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब ठंडा टेम्परेचर मुनासिब से माहौल है, एट कोल्ड या नॉर्मल टेम्परेचर या लो टेम्परेचर कहने हैं आप, ऐसा एट लो टेम्परेचर्स, बेटा लो टेम्परेचर पर आपके पास R1 की वैल्यू हाई होगी। अगर R1 की वैल्यू हाई होगी तो V1 आपके पास ग्रेटर होगा। मतलब अगर इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा होंगे। ये एक फिक्स्ड आपने रजिस्टर लगाया था, उस फिक्स रजिस्टर की सॉरी फिक्स इनपुट लगाया हुआ था, जिसमें से अच्छा खासा अमाउंट जो है ये V1 खा चुका हुआ है। तो रिमेनिंग अमाउंट आपके पास V2 के लिए बहुत कम बची, ठीक है। तो V2 आपके पास एक स्मॉलर वैल्यू है, a smaller value that is not sufficient enough to operate the fan, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे the fan remains off, फैन बंद रहेगा आपके पास, ठीक है ना। ये किस वक्त का है, एट लो टेम्परेचर वैल्यूज। तो मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि इस सर्किट को कहाँ रखूँ, तो भाई साहब आप नीचे इंतजार करें अपनी बारी का, ठीक है भाई साहब। अब आप आ जाओ एट एट हाई टेम्परेचर वैल्यूज। तो मैंने कहा एट हाई टेम्परेचर वैल्यूज क्या होगा, जब कमरे का टेम्परेचर, तापमान बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर तापमान आपके पास बहुत ज्यादा हो गया है तो R1 क्योंकि इनवर्स रिलेशन के अंदर थी तो वो आपके पास हो जाएगी लो। R1 कम हो जाएगा, R1 डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं डिक्रीजेस, ठीक है। अगर R1 डिक्रीज करेगा तो बेटा अल्टीमेटली V1 ऑल्सो डिक्रीजेस। अब टोटल पोटेंशियल में से यहां जो ड्रॉप हो रहा था वो कम हो चुका हुआ है। एक सेकेंड, ओके आई हैव टू इन्फॉर्म अ क्लास, ठीक है। तो वो डिक्रीज हो चुका है आपके पास। अल्टीमेटली अगर R1 डिक्रीज हो गया है, तो आपके पास इंक्रीज क्या होगा, V2 इंक्रीज हो जाएगा, V2 इंक्रीजेस। V2 इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि वही इंक्रीज पोटेंशियल किसको मिल रहा है, इस फैन को मिल रहा है, और फैन ने ऑपरेट करना शुरू कर दिया। तो अब मैं ये लिखूंगा फैन रिसीव्स सफिशिएंट ऑपरेटिंग पोटेंशियल, ठीक है, स्टार्ट्स टू वर्क।
तो ये था आपके पास एक क्या कहते हैं, एक पोटेंशियल डिवाइडर, जिसमें आपने इस्तेमाल किया था, इसको आपने इस्तेमाल किया था एक थर्मिस्टर को, एंड थर्मिस्टर को यूज करके आपने एक ऑटोमेटिक कूलिंग सिस्टम एक बना दिया था। अब यहाँ पर मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है ना। वो होमवर्क क्या है, वो होमवर्क ये है कि अब मैं आपको एक और टास्क देता हूँ जिसमें आप एलडीआर को इस्तेमाल करेंगे। एलडीआर की कहानी आपके पास इज सिमिलर टू दी थर्मिस्टर, बट इट इज डिपेंडिंग ऑन लाइट। एलडीआर की जो रेजिस्टेंस है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी लाइट इंटेंसिटी। दिन के उजाले में इसकी रोशनी, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रात के अंधेरे में इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। उल्टा कहानी जिस तरह यहाँ चल रहा था, ये भी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है। नाउ यू हैव टू डिजाइन a circuit of a street light which in which the lamp operates at night and remains switched off in daylight. दिन की रोशनी में वो लैंप आपके पास बंद रहेगा, एंड रात होते ही वो लैंप आपके पास जलना शुरू हो जाएगा। एलडीआर को इस्तेमाल करना है आपने, ठीक है ना। सो दिस इज अ स्मॉल होमवर्क फॉर यू। यहाँ पर हम लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर को खत्म किया है। अब पोटेंशियल डिवाइडर के कॉन्सेप्ट से ही हमने पोटेंशियोमीटर पढ़ना है इन दी नेक्स्ट लेक्चर। पहले हम इसको देखेंगे, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट एक दफा रिव्यू करेंगे, इसके क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर हम जाएंगे टुवर्ड्स दी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।